सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? सभी को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है और साई करुणा मिशन की एक संस्था हम चलाते हैं 1993 से। और हमारी बहुत बड़ी टीम है, मोर देन 1200 लोगों की टीम है जो ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर हम रिसर्च करते हैं। इंडिया में काफ़ी सेंटर्स हैं जहाँ पे ये सारा रिसर्च वर्क होता है और आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी अभी तक मेडिकल एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रिसर्च हुआ है उसको हम प्रेजेंट करेंगे। हालांकि काफ़ी यूट्यूब्स पे अवेलेबल हैं हमारे रिसर्च वर्क, लेकिन जब भी हम ये नया टॉक देते हैं, जैसे कल मैंने भरूच में गुजरात में दिया था और आज मैं यहाँ दे रहा हूँ, तो हर टॉक के बीच का जो समय होता है ना, उस समय में भी हमारा रिसर्च होता है। तो कुछ ना कुछ आपको नया मिलते रहेगा। ऐसे कभी नहीं सोचना कि आज आए हो या फ्यूचर में कभी आओगे तो आपको सेम चीज़ समझने को या सीखने को मिलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एनी हाउ बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ऑरा का, आभा मंडल का। शायद कुछ कम लोग जानते हैं आभा मंडल के ऊपर, बिकॉज हम बचपन से मेडिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा करते जा रहे हैं। एम आई राइट? बचपन से हमारे माँ बाप ने हमें डॉक्टरों के पास ले जाके वैक्सीनेशन, टीके वगैरह लगाए, तो हमें लगता है कि शायद कफ कोल्ड से कैंसर तक की बीमारी सिर्फ मेडिकल डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं, ऐसे लगता है। लेकिन मैंने जब 1995 से 1998 मेडिकल हॉस्पिटल में मैंने काम किया, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में 45 कंसल्टेंट डॉक्टर के साथ 75 बेड पे, तो मुझे समझ में आया लिमिटेशंस, मेडिकल साइंस कहाँ पे लिमिटेडली काम करती है और उसके आगे जो काम करती है वो गॉड की साइंस काम करती है। गॉड की साइंस दो तरीके से डिवाइडेड है, एक है रिलीजियस साइंस और एक है स्पिरिचुअल साइंस। मुझे लगता है यहाँ जितने भी बैठे हैं मैक्सिमम लोग रिलीजियस साइंस को जानते हैं, पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, है ना, हवन, यज्ञ, ये रिलीजियस साइंस है गॉड का, वो हम सब जानते हैं। स्पिरिचुअल साइंस बहुत कम लोग जानते हैं कि आत्मा का एक ज्ञान होता है, चेतना का एक ज्ञान होता है, जिसको स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं। तो मैं पहले सोच रहा था कि आपको मैं ये किस तरीके से समझाऊं ये स्पिरिचुअल साइंस को, लेकिन जब आज रागिनी मैडम ने आज जो बुक की बात की कि मैं कैसे किताबें पढ़ लेता हूँ, मेरे पास 800 से ज़्यादा किताबें हैं और मैं सिर्फ बुक को हाथ में लेता हूँ और 1-2 मिनट में उसको पूरा डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये कैसा होता है वो साइंस आज मैं इसी के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी ऑथर होता है ना, लेखक होता है, उसकी अपनी एक चेतना होती है। डू यू एग्री? उसका अपना एक माइंडसेट होता है, उसकी अपनी एक बिलीफ सिस्टम होती है, उनका अपना एक एक्सपीरियंस होता है और वो यूनिवर्स में कुछ तो मैसेज देने के लिए वो किताब लिख रहे हैं। चाहे वो अब्दुल कलाम हो या सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी इंसान जब किताब लिखता है ना, कुछ तो इसके पीछे एक मैसेज होता है। आपको करना क्या होता है, आप अपनी सांसों के जरिए, ब्रेथ के जरिए उस ऑथर का सिर्फ कनेक्शन कर लो, खुद के साथ, चेतना के साथ कनेक्शन कर लो। उसमें 2-3 मिनट लगेगी आपको, ये ट्राई करना घर पे जाके, डिफिकल्ट साइंस नहीं है। ये मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बहुत साल पहले, 22 साल पहले, तब मुझे पता चला कि ये तो मैं बहुत इजीली कर पाता था और मैंने उसको रीएक्टिवेट किया करके। इज इट राइट? जब मैं मेडिकल स्टूडेंट भी था तभी भी मेरे दोस्त कहते थे, शाह तू पढ़ता क्यों नहीं है? मतलब जब मेरी फर्स्ट ईयर मेडिकल एग्जामिनेशन थी, 21 दिन की एग्जामिनेशन थी यूनिवर्सिटी में, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, तो उस वक्त भी मैं रोज पिक्चर देखने जाता था। एक दिन बाजीगर, एक दिन रोजा, ऐसे करके पिक्चर देखने जाता। तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे तू पढ़ाई नहीं करता है, पिक्चर देखता है, बोर्ड यूनिवर्सिटी की एग्जाम है। और उस वक्त भी मैं यही सिस्टम करता था, मुझे नहीं पता था ये मेरे अंदर इनबिल्ट थी करके। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया बहुत साल के बाद, तब समझ में आया कि इट इज कॉल्ड ब्रेथ कनेक्शन। उनकी चेतना के साथ कनेक्शन करना है और कुछ नहीं करना है, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। तो ये साइंस आप अपने घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, मदर इन लॉ के साथ, सिस्टर इन लॉ के साथ, बिजनेस में, जॉब में, बॉस के साथ, क्लाइंट के साथ, इनके साथ आपको ब्रेथ मैचिंग करनी है। जब मैं यूएस में गया था डॉक्टर टोनी रॉबिन्स के पास एनएलपी सीखने के लिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तभी भी उन्होंने मुझे यही साइंस बताया कि तुम्हें ब्रेथ मैच करना है, उनके साथ हार्मोनी लानी है। तो मैंने सोचा माय गॉड, उनको भी पता है, मतलब अब्रॉड के कंट्री को भी साइंटिफिकली पता है कि ब्रेथ मैचिंग करके ऐसी कुछ होती है। और हमारे झगड़े क्यों होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में या बच्चों के पेरेंट्स के बीच में? क्योंकि हमारी चेतना में फर्क है, माइंड सेट अलग है, हमारी सोच अलग है,
हमारी एनर्जी अलग है, हमारा ऑरा अलग है, इसलिए हमारे झगड़े ज्यादा होते हैं उनके साथ। लेकिन जब आप उनके साथ ब्रेथ मैच करोगे, सांसों के साथ किसी भी डिस्टेंस से, अभी तक तो क्या है कि हम बुद्धा से या जीसस से या मोहम्मद पैगंबर से, गुरु नानक से ब्रेथ मैच करते थे, प्रेयर में उनके साथ एक होने की कोशिश करते थे। तो हमें लगता था बस गॉड का स्मरण करना है, गॉड के मंत्र चैंट करना है, गॉड के साथ वननेस में आना है। लेकिन मैं कहता हूं हर इंसान के अंदर भगवान होता है, बिकॉज हम भगवान के तो प्रोडक्ट हैं। हमारी सोल प्रोडक्ट किसकी है? किसकी है? भगवान की तो है कि नहीं? इज इट राइट? तो हम क्या करते हैं, सिर्फ भगवान से कनेक्ट नहीं होते हैं, हम इंसान से भी कनेक्ट हो सकते हैं, इतना हो सकते हैं। तो जब भी मुझे अपने दोनों बच्चों के भी माइंड रीड करने होते हैं, मेरा बच्चा लड़का कॉलेज में है, बेटी मेरी स्कूल में है, और मैं ज़्यादा करके आउट ऑफ स्टेशन ही रहता हूँ, तो मैं डिस्टेंस से उनसे कनेक्ट होता हूँ। तो मुझे लगता है मेरे बेटे को अभी ये चाहिए, मेरी बेटी को ये चाहिए। तो जब मैं रिटर्न अपने घर पे जाता हूँ तो वो चीज़ लेके जाता हूँ, तो वो सोच में पड़ते हैं कि इनको कैसे पता चला कि मुझे ये चाहिए करके। मेरे बेटे को अभी कैमरा चाहिए था, तो मैं CST स्टेशन गया और उसको 2 लाख का कैमरा ला के दिया। तो वो सोचा अरे मैंने तो डैडी से मांगा भी नहीं और डैडी ने मेरे को इतना महंगा कैमरा ला के दिया। मेरी बेटी को अभी मैंने एक आईफोन ला के दिया, बिकॉज वो बहुत सारे कैम्ब्रिज बोर्ड के कुछ तो भी प्रोजेक्ट्स बनाती है और उसको बहुत क्लैरिटी चाहिए, फोटो की, साउंड की क्लैरिटी चाहिए, तो मैंने उसको वो ला के दिया। तो आप भी क्या करो, ये ऑरा का साइंस है ना, आप अपने घर वालों के लिए यूज करो, अपने घर के सदस्यों के लिए यूज करो, अपने एनर्जी को पहले सेंस करने के लिए यूज करो। क्या आपकी शरीर क्या कहता है? इसे कहता है बॉडी टॉक। बॉडी टॉक का मतलब है 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अपने आप से बात करना, अपने शरीर से, अपने पेनक्रिया से बात करना, किडनी से बात करना, हार्ट से बात करना, थायराइड से बात करना, ब्रेन से बात करना, अपने आप से बात करो। हम नॉर्मली क्या है ना, बाहर लोगों से बात करने के लिए तड़पते हैं, अपने आप से कोई बात ही नहीं करता है। और जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान का मतलब है अंदर जाना, अपने से बात करना। बुद्धा जब अंदर गए तो उन्होंने अपनी पास्ट की 649 लाइफ देखी अपने आप बात करते हुए, उसको जाति स्मरण कहते हैं। जो महावीर ने भी 513 पास्ट लाइफ देखी। तो आप अपने से बात करोगे तो समझ में आएगा कि आपके बोन्स के अंदर जो डीएनए है, आपके ब्लड के अंदर जो डीएनए है, उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन सी माइटी है, कौन सा नॉलेज है, कौन सी एनर्जी है, कौन सी जेनेटिक इम्प्रिंट्स है। और जब आपको समझ में आएगा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आपको पॉजिटिव को एक्टिवेट करना है और अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है। और जो नेगेटिव डीएनए है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन है आपके अंदर, कहीं पूर्वजों से डायबिटीज आया है, कैंसर की बीमारी आई है, कभी गुस्सा है, फियर है। जैसे हमने बचपन में मदर को देखा कि कॉकरोच छिपकली को देखते एकदम छलांग मारते हुए, तो बच्चे के अंदर भी वही फियर आ जाते हैं कि अरे मम्मी ने ऐसे छलांग मारा, मतलब कुछ तो नेगेटिव है। और हम चाइना में, जापान में जाते हैं, वो लोग ऐसे कॉकरोच को उठा के खाते हैं, तो वो लोग डरते नहीं है, बिकॉज उन्होंने देखा है कि भाई ये कोई बुरी चीज नहीं है, तो फियर ही नहीं है उनके अंदर। इज इट राइट? और काफी हमारे धर्मों के शास्त्रों ने ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ऐसे करके माइंड में हमारा डाल दिया है। तो वो एक डर भी हमारा बना रहता है कि ये पाप है, ये पुण्य है। तो ये एक नेगेटिव ऑरा एनर्जी हमारे साथ चलते रहती है करके, और कहीं ना कहीं रिश्तों में गड़बड़ क्रिएट करती है, कहीं बिजनेस में, कहीं जॉब में, कहीं एजुकेशन में ये गड़बड़ करती है। तो आपको करना क्या है, अपने साथ कनेक्ट होना है, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको नहीं कहूंगा कि ये गुरु बहुत अच्छे हैं, आप इनसे कनेक्ट हो जाओ, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत जोरदार है, उनसे कनेक्ट हो जाओ, मैं कोई बड़ा गुरु हूं, ऐसा नहीं है। आई एम अ साइंटिस्ट, तो मेरे से भी कनेक्ट होने की आपको जरूरत नहीं है, आपको अपने आप से कनेक्ट होना है। इज इट राइट? क्योंकि आप पिछले लाइफ से क्या लेके आए हो, आपके पेरेंट्स से क्या लेके आए हो, और इस लाइफ में क्या करने आए हो, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको पूरी लाइफ में ढूंढना है। इज इट क्लियर? कौन से 3 क्वेश्चन? पिछले जन्म से आप क्या लेके आए हो, इस जन्म में आपके माता पिता ने आपके लिए क्या सपने देखे हैं, और आप खुद क्या करने आए हो ये लाइफ में। ये 3 चीज आपको देखना है। जब मैंने अपनी पिछली 127 पास्ट लाइफ देखी, तो मुझे समझ में आया कि मैं कहां कहां क्या था, कहां संत था, कहां पुजारी था, कहां मैं मॉन्क था, साधु संत था, सब जाके वेरीफाई करके आया। पौंडीचेरी में गया था, शिरडी में, गोवा में, लंदन में, नेपाल में, जो जो मंदिरों में मैं था, मैं वहां जाके आया, देख के आया, और मैं वेरीफाई करके आया कि सही में ऐसा कोई इंसान मैं कोई साल में था, मेरा ये नाम था करके। उसके बाद मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी, और उसके बाद से मैं अपने आप से ज्यादा कनेक्ट हो जाता हूँ। तो मेरा रिसर्च कहाँ से होता है? आप लोगों के साथ होता है, लेकिन मेन जो होता है, मैं अपने साथ ज्यादा समय रहता हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ।
और मैक्सिमम अकेला ही ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे अपने साथ समय ज़्यादा मिलता है। तो मैं अंदर से इंफॉर्मेशंस निकालता हूँ, नए नए इंफॉर्मेशंस निकालता हूँ, और आप लोगों की एनर्जी को मैं सेंस करने की कोशिश करता हूँ कि आज की तारीख में आप लोगों की समस्याएं क्या चल रही है। पैसों की समस्या चल रही है, रिलेशन की चल रही है, हेल्थ की चल रही है, आपके बच्चों के एजुकेशन की चल रही है। तो मैं वो सब्जेक्ट को रिसर्च के लिए इस्तेमाल करता हूँ और लोगों को गाइड करता हूँ कि उसके लिए कोई बड़ा मंत्र का चैंटिंग नहीं करना है, कोई बड़े संतों के पास जाने की जरूरत नहीं है, अंदर ही करेक्शन करना है और कुछ करेक्शन नहीं करना है। इज इट राइट? अभी हमने थोड़ी देर पहले इस लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया, दो रीजन से। एक तो ये लैपटॉप की स्क्रीन ना बहुत 14 इंच की स्क्रीन है और हमें आपको 50 इंच की स्क्रीन पे दिखाना था, तो इससे हमने कनेक्ट कर दिया। दूसरा ये था कि जब हमने कनेक्ट किया तो इसका रिजोल्यूशन कुछ कम था, तो यहां पे भी छोटी स्क्रीन आ रही थी, राइट? जब हमने इसके कॉन्फ़िगरेशन उसकी सेटिंग में चेंज किया, अब पिक्चर बड़ी हो गई। तो चेंजेस कहां लाए? सिर्फ लैपटॉप के अंदर ही तो चेंज लाया। समझ में कि नहीं? कुछ ऐसा नहीं कि आपको बड़ा दिखाने के लिए कोई दूसरा लैपटॉप लेके आया या दूसरा प्रोजेक्टर, इसी में हमने काम किया। तो हस्बैंड वाइफ भी ऐसा ही है, जिसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। बच्चे और पेरेंट्स भी ऐसा है, एडजस्टमेंट कहते हैं। और एडजस्टमेंट ऑरा का होता है, एनर्जी का होता है, माइंड का होता है, कर्मों का होता है, धर्मों का होता है, करनी का होता है। उसका एडजस्टमेंट आपको करना है। आपको ये समझना है कि उसका माइंडसेट क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है। जैसे अभी मैं बहुत साल से एंड्रॉइड मोबाइल यूज करता हूं, मुझे लगा कि अभी मुझे आईफोन मोबाइल यूज करना हो, लेकिन जब मुझे पता चला कि व्हाट्सएप के कुछ भी मैसेजेस आईफोन में नहीं जाते, तो मुझे वो एंड्रॉइड ही यूज करना पड़ रहा है। मैं रोज ढूंढ रहा हूं कुछ तो इसका सॉल्यूशन मिले कि जहां पे मेरे, क्योंकि मेरा 512 जीबी का मोबाइल है, तो डेफिनेटली उसमें कितना डाटा होगा, कम से कम 270 व्हाट्सएप ग्रुप पे हूं, और कितने मैसेजेस, कितने वीडियोस, कितने ऑडियोज मेरे व्हाट्सएप पे हैं। अगर मैंने आईफोन यूज किया तो कोई भी मेरे एंड्रॉइड से आईफोन में चीजें नहीं जाएगी। और यहीं पे ऐसे हमारे रिश्तों में गड़बड़ होती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में एंड्रॉइड और एप्पल का बीच का फ्रिक्शन क्रिएट होता है। बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में एंड्रॉइड और एप्पल का फ्रिक्शन क्रिएट होता है। हम एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिबल ही नहीं है, एडजस्ट ही नहीं कर पाते। इज इट राइट? लेकिन एक जगह पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको बताता हूं। उससे कहते हैं एक वाईफाई सिस्टम। आपको सबको पता है, आप सब लोग वाईफाई का इस्तेमाल करते हो। इज इट राइट? हमारे लिए, ह्यूमन के लिए वाईफाई कौन है? गॉड है। आप जिस गॉड गुरु से कनेक्टेड हो, उनसे आप प्रेयर कर सकते हो, उनसे आप प्रार्थना, हीलिंग कर सकते हो, सिंबल्स चैंट कर सकते हो, और आप कॉम्पिटिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो। दो के बीच में कहीं ना कहीं हार्मोनी ला सकते हो। दो जने के बीच में कहीं ना कहीं ऑरा को मैच कर सकते हो, जिसे कॉम्पिटिबल ऑरा कहते हैं। समझ में कि नहीं? कुंडली कभी मैच नहीं भी होती है, ग्रह कभी मैच नहीं भी होते हैं ना, लेकिन अगर आपका माइंड मैच होता है, अगर एनर्जी मैच होती है ना, तो कुंडली से भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि इसकी मांगलिक दोष है, इसको राहु का दोष है, उसको शनि का दोष है। इसके ऊपर भी मैंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत रिसर्च किया, वास्तु के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया। हमने 8000 से ज्यादा ऐसे वास्तु के साइट पे जाके ऑरा का रिसर्च किया। हम लोगों को कहते हैं साउथ वेस्ट का एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, और मेरे 3 घर हैं और तीनों साउथ वेस्ट के एंट्रेंस मैंने लिए पिछले 5-6 साल में, जबकि मैं 15 साल से वास्तु पे रिसर्च कर रहा हूँ। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि सही में अगर मेरी एनर्जी पॉजिटिव है तो साउथ वेस्ट का एंट्रेंस भी मुझे तकलीफ नहीं करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम कुछ क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं, स्फटिक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो खानों में से आए हैं, माइंस में से आए हैं, तो उसमें 500 साल का पावर होता है। उसको हाथ में पकड़ा, जैसे ये शिवलिंग है, इसके अंदर मेरे क्रिस्टल्स है, इसको मैंने हाथ में पकड़ा और मैं कुछ भी प्रेयर करूंगा अपने लिए, फैमिली मेंबर के लिए, और उसको मंदिर में रखूंगा, तो 24/7 वो रेडिएशन, ऑरा पॉजिटिव क्रिएट करेगा। तो हम दो जने के बीच में पॉजिटिव एनर्जी बनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भगवान ने सोर्स बनाया है, हमें उस सोर्स को ढूंढना है। आपको सेल्फ चार्जिंग करनी है तो जेमस्टोन चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, लेकिन अगर आपको हार्मोनी लानी है अपने फैमिली के बीच में, तो आपको क्रिस्टल्स चाहिए, जो दोनों के अंदर एक सेम एनर्जी क्रिएट करता है। इसको वाईफाई हब कहते हैं, एनर्जी का हब कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको करना क्या है, अपनी इस एनर्जी फील्ड को कहां कहां पे करेक्शन करना है। माइंड पे करेक्शन करना है, बॉडी पे, चक्र पे, सोल पे, कर्मा पे, ये आपको फाइंड आउट करना है। मेन चीज ये है कि आप अपने आप से पूछो कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है और क्यों है। उसके लिए मुझे कौन सा डाइट करना है, कौन सा योगासन करना है, प्राणायाम करना है, कपालभाति करना है, भस्त्रिका करना है, आप करो। क्या डाइट करना है, करो। रॉ फूड ज्यादा खाना है
कि आपको ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाना है, फ्रूट्स ज़्यादा खाना है, ये आप फाइंड आउट करो बॉडी लेवल पे। माइंड लेवल पे ये फाइंड आउट करो कि आपका कॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा लॉजिकल हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा इमोशनल हो, आपके अनकॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम है कि आप पास्ट लाइफ से कुछ ज़्यादा ही कुछ ट्रॉमेटिक मेमोरीज लेके आए हो, मार धाड़ की, खून खराबे की, सपने बुरे आते हैं। ये अनकॉन्शियस माइंड में आप क्या लेके आए हो, उसको आपको शुद्धिकरण करनी पड़ेगी। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि आपकी जो चक्रस है, जो एनर्जी सेंटर्स है, उसमें कहाँ गड़बड़ है। महिलाओं की नॉर्मली ये थ्रोट चक्र में गड़बड़ होती है, इसलिए उन्हें थायराइड के प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं, आपने देखा। पुरुषों में नहीं होता, बिकॉज पुरुष एक्सप्रेस करते हैं या इमोशनली नहीं रहते, दो चीजें हैं, तो उन्हें थायराइड का प्रॉब्लम होता नहीं है करके। तो जिस चक्र में आपके प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ये नीचे के चक्र में प्रॉब्लम है, नीचे के चक्र में प्रॉब्लम है, तो आपको कहीं ना कहीं महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम होगा, फाइब्रॉइड सिस्ट होगा, आपका यूट्रस में प्रॉब्लम होगा, फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम होगा, ओवरी सिस्ट हो सकता है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब ये कैसा है कि हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, दवाई खाने की जरूरत नहीं है, सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चक्र का ट्यूनिंग चेंज करना है, चक्र की ऑसिलेशन चेंज करनी है, चक्र की स्पिनिंग चेंज करनी है। हमारे पास लंदन का एक मशीन है, ESM, इलेक्ट्रल स्पेक्ट्रल मेजरमेंट, उस चक्र को मेजर करता है। और हमारे पास एक दूसरा मशीन है जिसे हम कहते हैं RFI, रेजोनेंस फील्ड इमेजिंग, अमेरिका का मशीन है। उससे हम इस चक्र की फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं कि वो चक्र सही घूम रहे कि गलत घूम रहे। आप रेडियो स्टेशन को सेट करते हो कि नहीं, FM को सेट करते हो कि नहीं, तो आवाज क्लियर आती है कि नहीं। अभी 98.8 पे गाना अच्छा आता है, 98.7 लगाओगे तो कैसा आएगा, थोड़ा बेसुरा आएगा कि नहीं, इज इट राइट। तो यहाँ पे सब ट्यूनिंग करनी पड़ती है। तो पहले के साधु संत गुरु महात्मा क्या करते थे, ये चक्र के मंत्र चैंट करते थे, लम वम रम, गुरु मंत्र, ये बीज मंत्र को चैंट करते थे, तो उससे वो संतुलित रहते थे और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। 100 साल 125 साल तक कभी बीमारी नहीं पड़ते थे। हमको तो डॉक्टर ने कभी बताया नहीं। तो जिन भी महिलाओं को हार्मोनल प्रॉब्लम है, उनको ये चक्र मेडिटेशन करना चाहिए। जिनको भी ग्रंथियों के प्रॉब्लम्स है, थायराइड का है, जिन भी पुरुषों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, उनको ये चक्र का मेडिटेशन करना चाहिए। और यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, आप सिर्फ चक्र मेडिटेशन डालोगे, बहुत सारे आपको फ्रीली अवेलेबल मिलेंगे। अब इसी चक्र की प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। हमने आज तक सुना था सिर्फ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, am I right? लेकिन आपको पता नहीं इंसानों की प्राण प्रतिष्ठा भी हो सकती है। कैसे? प्राणिक हीलिंग से हो सकती है, रेकी के हीलिंग से हो सकती है, करुणा हीलिंग से हो सकती है, मैग्नीफाइड हीलिंग से हो सकती है, थीटा हीलिंग से हो सकती है, साइकिक हीलिंग से। जो भी मास्टर्स होते हैं वो हमारे सर पे हाथ रख के हमारे चक्रों को अलाइन करते हैं, चक्र को एक्टिवेट करते हैं, उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा एक ही बार होती है, कुछ बार बार नहीं होती है। कभी सुना है मूर्ति की रोज प्राण प्रतिष्ठा कर रहे, तिरुपति बालाजी है या साई बाबा का मंदिर है शिरडी में या वैष्णो देवी है, बार बार प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, एक बार जो हो गई वो हो गई करके। समझ में आ रहे कि नहीं? तो जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो ये लोग दो काम करते हैं। आज आपको साइंस समझाता हूँ। एक तो जिसकी मूर्ति लगाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर बुद्धा की मूर्ति रखी है तो उनको बुद्धा की चेतना से कनेक्ट करते हैं, इसको एक प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। दूसरी, बुद्धा की जो एनर्जी थी उस एनर्जी को ये इस मूर्ति में रिएक्टिवेशन करते हैं, ताकि जब आप परिक्रमा करोगे, मूर्तियों के परिक्रमा करते हो ना, प्रदक्षिणा देते हो कि नहीं, तो आपका भी आवामंडल ऑरा क्लीन होता है इनकी एनर्जी की वजह से। और जब आप ध्यान करने बैठोगे बुद्धा का 2 मिनट 5 मिनट या उनका कोई भी मंत्र चैंट करोगे, बुद्धम शरणम गच्छामि या ओम मणि पद्मेहम, तो आप उनकी चेतना से कनेक्ट हो जाओगे। तो आपको करना क्या है? एनर्जी करेक्शन एंड कॉन्शियसनेस अपलिफ्टमेंट। आपको अपनी चेतना बढ़ानी है, आपको इनके साथ वननेस में आना है, रेजोनेंस में आना है। इज इट क्लियर कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर में रहता है, पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर में टेबल पे लेटा हुआ रहता है तो वो किसको ऑब्जर्व करता है? किस पे नजर लगाए बैठा रहता है पेशेंट? जब उसको लेटाया जाता है सर्जरी के लिए तो किसको देखता है वो? हाँ, डॉक्टर को देखता है ना। और उसके बाद आपने देखा कि अगर डॉक्टर ने थोड़ी अच्छी से बात की, प्यार से बात की, तो पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। इज इट राइट? सेम ऐसा ही होता है। हमें भी अगर सही में किसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाने हैं ना, तो हमें उसको रिलैक्स करना पड़ता है।
उसके साथ ब्रेथ मैचिंग करनी पड़ती है, उसके साथ एनर्जी मैचिंग करनी पड़ती है, उसके साथ हमारी चेतना को मैच करना पड़ता है। और जब आप वो करोगे तो दोनों के रिश्ते बढ़ जाएंगे। कभी मदर अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप में रहती है ना, तो बच्चे सब कुछ बोल देते हैं माँ के सामने, पापा के सामने। और कभी पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो बच्चे कभी सच नहीं बोलते पेरेंट्स के सामने। बाहर जाके किसी को भी सच बोलेंगे लेकिन घर में झूठी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मैचिंग नहीं होती है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको लगता है जहां पे भी आपके रिश्ते में गड़बड़ है ना, आपको अपनी चक्र की सेटिंग करनी है। कौन से चक्र की सेटिंग? एक हार्ट चक्र और एक आग्नेय चक्र। ये दो चक्र पे सबसे ज्यादा काम करना है आप लोगों को। ये चक्र पे क्यों? हम दोनों का माइंड सेम चलना चाहिए, रेजोनेंस चलना चाहिए, राइट? ये चक्र क्यों? कि माइंड अगर अलग भी चल रहा है ना, दिल एक होने चाहिए, दिल मैच होना चाहिए। अब समझ में आया कि नहीं? ये फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। इज इट राइट? कहीं पे अगर चर्च भी है, मैं वहां जाता हूं रेगुलर चर्च में, मुझे नहीं पता था मैं क्यों जा रहा हूं, बचपन से जा रहा हूं, अदरवाइज आई बिलोंग टू जैन फैमिली। लेकिन जहां पे भी चर्च में जाता हूं तो मुझे एक अच्छा फील होता है। और फिर जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी तो मैक्सिमम लाइफ में मैं प्रीस्ट ही था चर्च में। तो एक हार्ट का कनेक्शन है मेरा जीसस के साथ, समझ में कि नहीं? फिर मैं रेगुलरली साईं बाबा मंदिर में जाता हूं, तो मेरे पेरेंट्स कहते तू क्यों जाता है, मतलब महावीर जो मोक्ष में चले गए उनको छोड़ के तू साईं बाबा के पीछे क्यों लगा रहता है, बार बार शिरडी क्यों भागता है, और तूने साई करुणा मिशन नाम क्यों डाला, तू है ना महावीर करुणा मिशन डाल सकता है। मैंने कहा पता नहीं, मेरा हार्ट का कनेक्शन साई से है, जीसस से है, तो मैं क्या करूं? मेरे सारे क्लिनिक में, सारे सेंटर पे बुद्धा के फोटो लगे हुए, पोस्टर लगे हुए, बिकॉज मैं उनके साथ मॉन्क था। आई वॉज अ 22nd डिसाइपल ऑफ बुद्धा। और वो जब पाली भाषा में सिखाते थे उस वक्त, तब मैं उसको अलग भाषा में ट्रांसलेट करके लोगों को सिखाता था। और आज इस लाइफ में मैं उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करता हूं, अपनी लाइफ में वापस एजुकेट करता हूं। तो हमारा पिछले जन्म से जिनके साथ हार्ट का कनेक्शन है, सोल का कनेक्शन है ना, वो कभी छूटने वाला नहीं है। ये चीज ध्यान में रखो। आपको जो भी हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, बच्चे मिले हैं ना, ये एक्सीडेंटली नहीं मिले, आपका हार्ट और सोल कनेक्शन है उनके साथ। इज इट क्लियर? अब 135 करोड़ की पॉपुलेशन में से यही क्यों मिले? मतलब आपको उनके साथ ऑरा मैच करनी है, माइंड मैच करना है। अगर वो अपोजिट भी है तो उनका लेसन आपको सीखना है, और आप अगर अपोजिट हो तो उनको आपसे सीखना है। झगड़े नहीं करने, सीखना है उनसे, समझना है। समझ में कि नहीं? कोई इंसान गलत नहीं होता, इंसान अलग होता है। ये चीज आज दिमाग में डाल दो। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में। मैं कितने जेलों में जाके भी ना लेक्चर्स देता हूं कैदियों को और ये सब सिखाता हूं, तो मैं उनसे भी कहता हूं आप गलत नहीं हो, आपका माइंडसेट अलग है। तो आपको सिर्फ अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना है। आपको कोई संत नहीं बनना है, आपको कोई ब्रह्मचार्य नहीं बनना है, आपको संसार नहीं छोड़ने, आपको सिर्फ अपने माइंड की पॉजिटिव ट्यूनिंग करनी है। और वो लोग जब करते हैं ना, तो धीरे धीरे जेलर उन्हें छोड़ देते हैं। तो पिछले 8-10 साल से देहरादून की जेल वाले मुझे बुलाते, गोवा की जेल वाले मुझे बुलाते, हरिद्वार की जेल वाले बुलाते कि आप कुछ नए कैदी आए, प्लीज आप उनको थोड़ा पॉजिटिव करो। और वो सही में पॉजिटिव होते हैं और उन्हें रिएक्ट किया जाता है। मतलब आप सोचो, हम तो घर में अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वो तो क्रिमिनल लाइफ जी रहे हैं, तो भी वो पॉजिटिव हो सकते। क्या आप नहीं हो सकते? कोई भी हो सकता है। अगर वो हो सकते तो कोई भी हो सकता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हमें करना क्या है? अपनी जो एनर्जी फील्ड है, उस एनर्जी फील्ड में हमें चेंजेस लाना। ये जो भी हमारे ऑरा के लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं, इस ह्यूमन ऑरा को और इस ऑब्जेक्टिव ऑरा को। ऑब्जेक्टिव ऑरा मतलब क्या? ये बहुत आज समझने वाली बात है। आपके घर पे जूते, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, हर चीज है कि नहीं है? हर एक का ऑरा होता है। अगर आपने उसको रिस्पेक्ट दिया ना, उसकी लाइफ ज्यादा चलेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इनसे कह रहा था कि मैं 12 साल पहले एक लैपटॉप लेके आया दुबई से, आज भी चल रहा है। तो हमारा डिस्कशन में यही कंक्लूजन आया कि नहीं, जो अच्छे से उसका इस्तेमाल करेगा तो 12 साल तो चलेगा। मतलब मैं तो कह रहा था नहीं, बिकॉज दुबई से लेके आया इसलिए ज्यादा चला, लेकिन ये कंक्लूजन निकला कि बिकॉज मैं बहुत प्यार से रखता हूं, उसको अच्छे से चलाता हूं, तब 12 साल से भी लैपटॉप आज तक अच्छे से चल रहा है। समझ में नहीं? तो आपका मिक्सर बिगड़ रहा है, आपका फ्रिज बिगड़ रहा है, टीवी बिगड़ रहा है, मोबाइल बिगड़ रहा है, मतलब आपकी एनर्जी उसके साथ मैच नहीं हो रही, आपका ऑरा उसके साथ मैच नहीं होता है। तो आपको करना क्या है? उसके साथ प्यार से रहना है। उसको आपको ऑब्जेक्ट नहीं समझना है, उसको सब्जेक्ट समझना है, उसको इंसान समझना है। जैसे हम कुत्ते को भी, डोमेस्टिक एनिमल को भी अच्छे से रखते तो कैसे परिवार के जैसे रहता है कि नहीं? बिल्ली होती है, कुत्ता होता है, कितना इमोशंस होते हैं उनके हमारे साथ, राइट? क्योंकि उनका ब्रेथ हमारे साथ मैच हो गया है, हार्ट हमारे साथ ट्यूनिंग में आ गया है। तो ऐसे ही हमें एनर्जी भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ लानी है।
तो चीजें बिगड़ेगी नहीं, और जब चीजें बिगड़ेगी नहीं तो डेफिनेटली उसकी लाइफ लॉन्ग होगी कि नहीं। मतलब किसके हाथ में उसकी लाइफ है, मुझे बताओ। हमारे हाथ में है, राइट। इसलिए हम कहते हैं कि माइंड इज अ सॉफ्टवेयर, ब्रेन इज अ हार्डवेयर। तो हम हार्डवेयर को चेंज नहीं कर सकते बार बार, सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते, माइंड को चेंज कर सकते, थॉट को चेंज कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि हम सर शिवानी का टॉक सुनते हैं, सिस्टर शिवानी का हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा मैं भी इतने साल से सुनता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हम सदगुरु का सुनते तो अच्छा लगता है, कुछ लोग कहते हैं हम श्री श्री रविशंकर का सुनते तो अच्छा लगता है, ओशो का सुनते तो अच्छा लगता है। इट्स ऑल डिपेंड, आपका माइंड किसके साथ मैच होता है, आपको उनकी ही बातें अच्छी लगेगी। बोलते तो सब अच्छे हैं, तो कोई गलत हुआ क्या, मुझे बताओ। जिसकी बात आपको समझ में नहीं आती इसका मतलब वो गलत है क्या? नहीं ना, उसका माइंड अलग है, उनकी चेतना अलग है, समझ में कि नहीं। उनका अंदर डेटाबेस अलग है, उनका एनसाइक्लोपीडिया अलग है, और आप जिस गुरु को मानते हो उसके साथ आपकी चेतना की फ्रीक्वेंसी मिलती है, तभी आपको वही अच्छे लगते हैं। लेकिन हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं। हकीकत यह है कि हमें अपने पीरियोडिकली इनपुट चेंज करने हैं, तब जाके आपका आउटपुट चेंज होगा। आपको गुरु नहीं बदलते रहना है, या आपको धर्म नहीं बदलना है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, अलग अलग चीजों समझने के लिए। समझ में? मैं कभी ब्रह्म कुमारी में जाता हूं तो राजयोग मेडिटेशन करता हूं, 93 से करता हूं। 2006 से मैं आर्ट ऑफ लिविंग में जाता हूं, सुदर्शन क्रिया करता हूं। 98 से मैं ओशो में जाता हूं, वहां डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन करता हूं। तो जहां पे भी जाता हूं मैं अपने इनपुट को चेंज करता हूं, उनकी फ्रीक्वेंसी में आता हूं, तो मुझे उनका मेडिटेशन में बहुत मजा आता है। मैं कंपेयर नहीं करता, समझ में कि नहीं। कंपेयर करोगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, हम कंपेयर ही नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। इज इट राइट? तो हम हर धर्म को मानते हैं, हर स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, तब हमारी एनर्जी और कॉन्शियसनेस दोनों पॉजिटिव रहती है। मुझे बताओ, अगर ये दो चीज पॉजिटिव है तो आपको लाइफ में फिर प्रॉब्लम ही क्या है? किसी से प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इज इट राइट और रॉन्ग? अभी मैं स्टेशन पे उतरा और मैंने ऑटो वाले को कहा कि मुझे यहाँ पे आना है, तो उसने मुझे कहा कि 50 रुपीज लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। और जब यहाँ पे आना था तो यही कुछ देर पहले कहता नहीं अब मैं 70 रुपीज आपसे लूंगा। मुझे पता है इतना पैसा लगता ही नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि शायद इसको शायद पैसों की ज्यादा जरूरत है। उसका इरादा लूटने का है या जो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पैसों का जरूरत है, इसलिए शायद ये ज्यादा मांग रहा है। मैंने उसको पैसों को चार्ज करते हुए, हाथ में पॉजिटिव एफर्मेशन देते हुए उसको दे दिया। बस मेरा रोल खत्म हो गया, मेरा कर्म क्लियर हो गया। इज इट राइट? तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई फंसा रहा है, आपको कोई चीट कर रहा है, कभी ऐसा मत सोचना। यूनिवर्स आपके थ्रू उसकी मदद करना चाहता है। ये माइंडसेट अलग हुआ कि नहीं? यूनिवर्स आपके थ्रू किसी को मदद करना चाहता है। कोई बेचारा दारू बहुत पी रहा है, कोई बीमार बहुत है, कोई झूठ बहुत बोल रहा है, कोई झगड़े बहुत कर रहा है, और आपको लगता है यार ये क्यों मेरे लाइफ में है। भगवान कहता है भाई तेरे अंदर पावर है, चेंज कर इसको, इसको हेल्प कर, इसको हील कर। लेकिन कैसे करोगे? अपना पावर बढ़ा के, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ा के, अपना इनपुट बढ़ा के। उसको चेंज नहीं करना है, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? आप कभी वृंदावन जाओगे, वहां बांके बिहारी मंदिर है, आपने सुना होगा कि कुछ देर तक पर्दा खोलते हैं फिर बंद करते हैं, है ना, श्याम जी के यहाँ, ठाकुर जी के यहाँ। क्योंकि वो देखते हैं कि पब्लिक जैसे आंख देखती है बांके बिहारी को तो उनकी एनर्जी खींच लेती है। फिर वो पर्दे बंद करते हैं 10, 15, 20 सेकंड के लिए, और वो पंडित कुछ मंत्र बोलते हैं और उसको चार्ज करते हैं, फिर पर्दा खोलते हैं, फिर लोगों को आने देते हैं। तो हमें भी रिचार्ज होने की जरूरत है, हम भी ड्रेन होते हैं, हम भी डिस्चार्ज होते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? और जब हम डिस्चार्ज होते हैं, हमारा फ्रस्ट्रेशन निकालते किस पे? फैमिली मेंबर पे ही तो निकालेंगे। बच्चे निकालते हैं, बड़े निकालते हैं, हस्बैंड वाइफ पे निकालते हैं, वाइफ बच्चे पे निकालते हैं। जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो बेचारे इनएक्टिव है, रिटायर हैं, वो फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकालते हैं। तो अगर आप पीरियोडिकली मेडिटेशन, हीलिंग करोगे, साधना करोगे, तो आपको किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो आउटपुट है ना, यही अच्छा निकलेगा। और जब आउटपुट ही अच्छा निकलेगा तो मुझे बोलो प्रॉब्लम ही कहां होगा। अभी क्या होता है, आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं ना, कंटिन्यूस थॉट चल रहे हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के चल रहे हैं। आपके घर के लोगों के अलग अलग विचार चल रहे हैं, और दोनों विचार लड़ रहे हैं, हवा में लड़ रहे हैं, ऑरा में लड़ रहे हैं, और उसके बाद में हम भी लड़ रहे हैं उनके साथ। तो फायदा क्या हुआ? ना उनका फायदा हो रहा है, ना आपका फायदा होता है। कॉन्शियसली आप प्रे भी करते हो भगवान के, हे भगवान इसको
सफलता दे, इसके गोल अचीवमेंट होने चाहिए, इसके सपने पूरे होने चाहिए। कॉन्शियसली 18 माइंड से आप प्रे करते हो, 80% माइंड से आप उनके लिए साथ दुश्मनी कर रहे हो, तो जीतेगा कौन? 80% जीतेगा कि 18% का माइंड जीतेगा? बताओ कौन जीतेगा? ये देखो, अब आपको समझ में आ रहा है? कॉन्शियसली हम क्या कर रहे हैं, 18% माइंड से प्रे करते हैं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, और 80% हम उनके लिए नेगेटिव इमोशंस लेके बैठे हैं, नेगेटिव भाव लेके बैठे हैं। तो जीतेगा कौन, मुझे बताओ? 80% जीतेगा कि नहीं? तो सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, सारी साधना, हीलिंग, साइकिक सर्जरी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, राजयोग, सुदर्शन क्रिया, या जो भी क्रिया योग, जितने भी मेडिटेशन है ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करने के लिए है, बस, और कुछ नहीं है। और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर हो गया तो बात खत्म हो गई। अब क्वेश्चन लास्ट में ये आता है, बिफोर आई एंड द टॉक, कि हम अपने अचेतन मन को कैसे बदलें, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कैसे करें। ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि आज हम समझ तो गए कि हमें अपना माइंड चेंज करना है, एनर्जी चेंज करनी है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही बताया, वाईफाई। गॉड इज योर वाईफाई, गुरु इज योर वाईफाई। और वो ये 2% सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ आपके साथ जुड़े। जब आप किसी के लिए भी दिल से प्रार्थना करोगे, हीलिंग करोगे, प्रेयर करोगे, तो ये 2% 80% के अनवांटेड इमोशंस को, ट्रॉमास को चेंज करेगा। और ये प्रैक्टिस करके देखना। हमने कितने के किडनी स्टोन्स है डिसॉल्व किए, कितनी की बड़ी बड़ी यूट्रस फाइब्रॉइड है या कैंसर है, ट्यूमर है, डिसॉल्व किए, सिर्फ यही प्रोसीजर करके। कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं किया है। जैसे जैसे हम प्रोसीजर करते हैं, उसके अंदर जो भी विकार है, जो भी अनवांटेड है राइट ब्रेन में या लेफ्ट ब्रेन में, उसका धीरे धीरे वो क्लियर होता है सुपर कॉन्शियस माइंड की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपके मोबाइल में ना भले 16 GB की मेमोरी है, भले आपका मोबाइल का डाटा बहुत कम है, लेकिन जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हो ना, तो आप कोई भी यूट्यूब देख सकते हो, कोई भी न्यूज चैनल देख सकते हो कि नहीं? आप हॉटस्टार है या जी है या अमेजॉन प्राइम है, सब देख सकते हो वाईफाई कनेक्शन करने के बाद। तो आपको भी क्या करना है, इस स्पिरिचुअल साधना के साथ वाईफाई कनेक्शन करना है, बस, और कुछ नहीं है। तो उसके लिए आपको कोई स्पिरिचुअल सेंटर पे जाना होगा, वहां पे आपको वो शक्तिपात करेंगे, आपका वाईफाई कनेक्शन करेंगे, आपको एक्टिवेट करके देंगे। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। 22 साल पहले मैंने एक सिम कार्ड खरीदा वोडाफोन से, उन्होंने उसको एक्टिवेट करके दिया। 22 साल से मेरा वही सिम कार्ड, वही नंबर चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ मैं जब आउट ऑफ इंडिया जाता हूं तो मैं एक रिक्वेस्ट डालता हूं फॉर इंटरनेशनल रोमिंग, तो मेरा कोई भी देश में मोबाइल वही चलता है, सिम कार्ड वही चलता है। तो आपको ऐसा नहीं कि दूसरे कोई कंट्री में जाने के लिए फिर दूसरे कोई गुरु को ढूंढना है, दूसरी कोई थेरेपी को ढूंढना है, दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन को नहीं। आपका ही गुरु, आपका ही गॉड जिससे आप कनेक्टेड हो, उनसे ही आपको अपना वाईफाई एक्टिवेट करवाना है। तो वो किसी को तो भेजेंगे कि नहीं, मुझे बताओ? कोई बुद्धा खुद तो नहीं आएंगे, साईं बाबा खुद आएंगे क्या, जीसस खुद आएंगे क्या? नहीं आएंगे। आपका और मेरे जैसा ही कोई बंदा होगा जो आपको शक्तिपात करेगा। समझ में कि नहीं? कोई एंजल थेरेपी से शक्तिपात करता है, कोई मैग्नीफाइड हीलिंग से शक्तिपात करता है, कोई प्राणिक हीलिंग से करता है। शक्तिपात करवाना जरूरी है, एक्टिवेशन करवाना जरूरी है। मोबाइल कितना भी महंगा है, सिम कार्ड कितने भी डालो, अगर वो एक्टिवेट ही नहीं है तो कहां से आपको नेटवर्क मिलेगा? सोचने वाली बात है ना। और एक बार अगर आपको ये एक्टिवेशन मिल गया, आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज ये सुपर कॉन्शियस माइंड इस सारे माइंड को कंट्रोल करेगा। आपको किसी को कंट्रोल नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना कनेक्शन बनाए रखना है। इज इट राइट? बच्चे अगर पेरेंट्स की सुनते हैं तो बच्चों को पैसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, सब कुछ मिलता है कि नहीं? खाना पीना, कपड़े, दफ्तर, किताबें, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ मिल जाता है। बस बच्चे को क्या, पेरेंट्स से कनेक्शन में रहना है। इज इट राइट? अब अनाथ बच्चा होता है तो उसको क्या प्रॉब्लम होता है? उसको कहीं से कुछ नहीं मिलता है, उसको हर जगह भटकना पड़ता है। इज इट राइट? तो हमें क्या करना है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन को रीएक्टिवेट करना है। जैसे ये कनेक्ट हो गया सुपर कॉन्शियस माइंड, फिर ये सब कुछ लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, सब आपके कंट्रोल में रहेगा, सब आपके सेंसेशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपका सब कॉन्शियस, सब कुछ कनेक्शन रहेगा, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इज इट राइट? क्योंकि साइंस क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूं। साइंस ये है
कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इनकी, बुद्धा, महावीर, जीसस, गुरु नानक, ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी को हम डेल्टा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और हम लोग जीते हैं इस अल्फा फ्रीक्वेंसी में या बीटा फ्रीक्वेंसी में। ये स्ट्रेस, टेंशन, फियर, एंजाइटी, डर, गुस्सा, ये फ्रीक्वेंसी में हम रहते हैं। और हमारे संत, गुरु, भगवान इस फ्रीक्वेंसी में। जब हमने सिम कार्ड इनसे एक्टिवेट करवा लिया ये फ्रीक्वेंसी से, उसके बाद हम ये दो फ्रीक्वेंसी में ही रह सकते हैं। या तो हम अपने माइंड को रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं टाइम टाइम पे, या हम अपनी हेल्थ स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं। हम ये फ्रीक्वेंसी में कभी नहीं जाएंगे, स्ट्रेस वाली, टेंशन वाली। क्यों? क्योंकि अभी ये एक्टिवेट हो गया है। यू गॉट माय पॉइंट? तो हमें डेल्टा फ्रीक्वेंसी में आना है। डेल्टा फ्रीक्वेंसी इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गॉड, गुरु, संत, साधु। हम हिमालय जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, बनारस जाते हैं, तो हमें वो डेल्टा फ्रीक्वेंसी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एक मूवमेंट का एक्सपीरियंस होता है। परमानेंट एक्टिवेशन नहीं होता है। घर पे आने के बाद वापस चिड़चिड़, गुस्सा, झगड़े सब वापस करते कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? तो परमानेंट एक्टिवेशन कब होता है? जब किसी ने हमें शक्तिपात किया और उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, अल्फा और थीटा में रहने की कोशिश करते हैं। बस दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। आई होप ये आज साइंस समझ में आया। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन बिफोर आई एंड द टॉक? हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते बिकॉज इतने एंडलेस टॉक है, इतने एंडलेस टॉपिक्स हैं। लेकिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि घर पे जाने के बाद जो भी इंट्यूटिवली आपको लगता है ना, उनकी यूट्यूब चैनल्स देखते जाओ कंटिन्यूसली। आपको मोजी की अच्छी लगे, सदगुरु की लगे, जिसकी भी लगे, हमारी साई करुणा मिशन में से भी अगर आपको कोई स्पीकर की टॉक अच्छी लगे वो देखो। अटैच्ड मत होना, कनेक्ट सबसे होना। अटैच्ड हो जाओगे तो दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करोगे। इज इट क्लियर और नॉट? अटैच मत रहना, नहीं तो फिर ईगो आएगा, ये मेरा गुरु, ये मेरे भगवान, ये मेरी जात, ये अटैचमेंट है। लेकिन अगर आप कनेक्ट हो जाओगे तो आपको कहीं पे भी मजा आएगा। मैं जब भी यूएस जाता हूँ इंटरनेशनल रोमिंग करके, मैं न्यू जर्सी में जाता हूँ तो कुछ अलग नेटवर्क मिलता है, कैलिफोर्निया में जाता हूँ तो अलग नेटवर्क मिलता है, एरिजोना में जाता हूँ तो अलग नेटवर्क। अब सिम कार्ड तो वही है, कनेक्शन अलग मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपके ही भगवान, आपके ही गुरु ना समय समय पे आपको अलग अलग जगह पे भेजते हैं आपका अपग्रेडेशन करने के लिए। इज इट राइट? तो कभी गिल्ट मत करना, अरे मैं दूसरे के पास गई, मेरे भगवान को बुरा तो नहीं लगेगा, मेरे गुरु को तो बुरा नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं। हम भी बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, और जब लगता है ना बच्चा अच्छी पढ़ाई स्कूल में नहीं कर रहा है तो हम उसको ट्यूशन क्लास में भेजते कि नहीं? इज इट राइट? तो मुझे बताओ, ट्यूशन क्लास में सेम ही तो सिलेबस होता है, सेम ही तो चैप्टर लेसन होते हैं, कुछ अलग थोड़ी कोई किताबें पढ़ाते हैं, लेकिन और अच्छे से पढ़ाते हो तो बच्चे को अच्छे मार्क्स आते हैं। इज इट राइट और नॉट? राइट? तो हमारा ही भगवान, हमारे ही गुरु समय समय पे जो आशीर्वाद हमें देते हैं, उसके वजह से कुछ अलग अलग मेंटर्स मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, थेरेपिस्ट मिलते हैं, स्पेशलिस्ट मिलते हैं। तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट गोइंग टू देम? कोई गलत थोड़ी है। मैंने भी 127 थेरेपियां सीखी है, अलग अलग टीचरों के पास जाके, अलग अलग मास्टरों के पास जाके, तब जाके मुझे लगता है कि कुछ 2-5% का मुझे नॉलेज मिला है। तो आप भी शुरुआत तो करो, कहीं ना कहीं स्टार्ट तो करो, नहीं तो आपकी लाइफ ऐसी खत्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। वेस्ट है कि नहीं? मुझे बताओ। सिर्फ खाना पीना, उठना बैठना, फैमिली को बस पाल पोषण करना, बड़ा करना, बुढ़े हो जाना, मर जाना, क्या फायदा इस लाइफ का? कुछ तो इनोवेटिव करके जाओ, कुछ तो क्रिएटिव, सोल के साथ जो टैलेंट है आपके पास, सुपर जीन्स है, उसको कुछ तो एक्टिवेट करके जाओ। ऐसे खाली मत जाना। यूनिवर्स में आपको भेजा है भगवान ने, कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। वो क्या करने के लिए भेजा, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, वो जानने की कोशिश करो। लाइफ को वेस्ट मत करो। इज इट राइट? मुझे भी जब समझ में आया कि मुझे रिसर्च करने के लिए भेजा है, तो मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बंद की और मैंने रिसर्च शुरू किया। इज इट राइट? तो आपको भी कुछ तो करना होगा कि नहीं? इज इट राइट? सो आई होप सबको समझ में आया आज का साइंस, ऑरा का साइंस, एनर्जी के साइंस, कि हमें कैसे फैमिली मेंबर्स के साथ रेपो मेंटेन करना है, एनर्जी मैच करना है, माइंड मैच करना है, और उनको गलत साबित नहीं करना, और खुद को सही साबित करने का ईगो भी मत रखना कि मैं सही हूं, मैं और वो गलत है, ये ईगो मत रखना। बस समझने की कोशिश करना कि उसकी जो सोल जर्नी है उसके हिसाब से ये उसके लिए सत्य है, मेरी जो सोल जर्नी है मेरे लिए ये सत्य है। इज इट राइट? दृष्टि अलग है, सृष्टि अलग है, लेकिन आत्मा परमात्मा की एक सोर्स से आई हुई है, ये समझने की कोशिश करो। इज इट राइट? सो इसलिए बुद्धा कहते हैं कि अपनी दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदलेगी। चेंज योर विजन, है ना? देखने का नजरिया बदल दो, और कुछ भी नहीं करना है आपको, और उसके लिए आपको ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
इज इट ओके? तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया और इतना ध्यान से सुना। आई होप कि कुछ तो परिवर्तन आज आपकी लाइफ में आया है, सोच में, समझ में, और इसको अगर आप बरकरार रखोगे, मेंटेन करोगे तो लाइफ सही में जबरदस्त हो जाएगी। आपको कभी भी अपनी ऑरा टेस्टिंग करवानी है तो रागिनी मैडम है जो आपका ऑरा टेस्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं कौन से चक्र में प्रॉब्लम है, कौन से ऑर्गन सिस्टम में प्रॉब्लम है, कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, डाइट में क्या करेक्शन करना चाहिए, कौन से योगा करने चाहिए, आपको गाइड करेंगे। कहीं तो एक स्टेप लेना होगा कि नहीं आपको? अगर आप स्टेप ही नहीं लोगे तो वही रहोगे। 18% में समझ तो आया, लेकिन 80% का माइंड अभी भी वैसे ही बिगड़ा हुआ पड़ा है, तो फायदा क्या है? समझ तो